कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे अपनाया है, अपना माना है, अपना बनाकर इस समाज में आपके हक में बोलने के लिए, लड़ने के लिए एक ताकत बख्शी है, उस ताकत की वजह मैं नहीं हूं। कई जगह होता है कि विक्टर लड़ाकू है, विक्टर बेबाक है, तो मेरी बेबाकी का, मेरी ताकत का जो असली वजह है वो आप लोग हैं। क्योंकि अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो जो बुलंद आवाज में मैं आपके लिए बेबाक होकर बोलता हूं, वो बोलने की ताकत मुझ में नहीं होती। आज मैं अगर कहीं खड़ा होकर आपके लिए लड़ जाता हूं तो उस लड़ने का हौसला भी मुझे इसलिए मिलता है कि मेरे साथ आप लोग हैं, और ये ताकत आप लोगों की। आज पुलिस हो, प्रशासन हो, हुकूमत हो, किसी को भी के सामने भी जब विक्टर खड़ा होता है तो उसको ये कहीं ना कहीं डर सताता है कि अब इसके आगे क्या होगा। तो वो डर विक्टर के चेहरे को देख के नहीं होता है, वो विक्टर के पीछे जो हजारों की भीड़ आपकी खड़ी हो जाएगी उसको देखकर होता है। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि ये जो डर, खौफ, हुकूमत के खिलाफ जब हम लोग खड़े होते हैं तो हुकूमत घबराती है, पुलिस घबराती है, प्रशासन घबरा जाता है, तो ये असली ताकत आप लोगों में छुपी हुई है। हर एक यहाँ पर जो आप बैठे हुए हैं, हर एक शख्स में वो ताकत है, और असली ताकत आप हैं, आवाम है। सिर्फ परेशानी कहां पर है कि आप अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते हैं, या आप अपनी ताकत को समझ नहीं पाते हैं कि आपके अंदर जो जमहूरियत में हमारे देश का संविधान जो आपको ताकत दिया है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो ये देन है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, जो आज हम सब अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, हम सब एक होकर, एकजुट होकर एक देश में एक साथ रह पाते हैं ना, ये किसी हुकूमत की देन नहीं है, ये किसी नेता, मंत्री या प्रशासन की वजह से नहीं है, ये हमारे देश के संविधान के वजह से है। इस संविधान हमको ये इख्तियार दिया है कि इस देश में हर शख्स का बराबर हक है, हर शख्स को अपना मजहब अपने तरीके से मानने का इख्तियार है। उसको कैसे उसको मानेगा, कोई नमाज पढ़ेगा, कोई पूजा करेगा, कोई दरगाह जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, ये सारा इख्तियार दिया हुआ है, और इस पर कोई कानूनन हमको रोक नहीं सकता है। तो ये सब इख्तियार हमको हमारा संविधान से मिला हुआ है। आज आपको कोई बोलता है आके कि अगर हमारी सरकार आएगी तो गांव का शिक्षी बंद हो जाएगा, गाय बंद कर दिया जाएगा। फिर दूसरा कोई नेता आके बोलता है कि আমার सरकार থাকলে আপনারা যা খুশি सब खेते पारबेन। तो आपको लगता है यही ना बढ़िया, यहाँ सब लोग खा दिए, यही होता है ना। ये बीजेपी की तरफ से ये धमकी दी जाती है कि हमारा सरकार आएगा तो हम गाय बंद करवा देंगे, और इधर ममता बनर्जी बोल देती हैं कि हम रहेंगे तो जिसको जो खाना है सब खा सकते हो। तो आपको लगता है कि यही ना बढ़िया। लेकिन ये जो है ना, ये सोचने का फर्क है, क्योंकि गाय खाने से हम मुसलमान नहीं हैं। हमारा मुसलमान होने के लिए हमको गाय खाना जरूरी नहीं है, ऐसा कोई भी हदीस में या कलाम पाक में या कहीं भी कोई भी उलमा बता दे कि हाँ गाय खाने से हम मुसलमान हैं। कलाम पाक में कुर्बानी के लिए जिस जानवर का जिक्र किया गया है उसका नाम है दुम्बा। दुम्बा का जिक्र है, गाय का जिक्र कहीं नहीं। लेकिन सियासत गाय पर हो रही है। इस बात को समझिएगा, हम क्यों ये बात कह रहे हैं कि सियासत गाय पर होता है, लेकिन इस्लाम के तहत कुर्बानी के लिए जिस जानवर का नाम लिया गया है वो है दुम्बा। लेकिन दुम्बा को लेके ना मुसलमानों में कोई चर्चा है, ना दुम्बा को लेके किसी और में कोई चर्चा है। चर्चा किसको है? गाय को लेके, और गाय पर सियासत हो रही है। कोई गाय खाने नहीं देगा, कोई गाय खाने देगा, यही सियासत है, और इसी में हमको उलझा दिया जाता है। तो इस बात को समझिए कि हमको गाय खाने मिले या ना मिले,
हम मुसलमान थे, मुसलमान हैं और मुसलमान रहेंगे। इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सियासत इसको इसलिए किया जा रहा है इस पर, ताकि आप के पास जो मुहैया है जानवर के तौर पर सबसे आसानी से गाय, और गाय की तादाद बहुत ज्यादा है मुल्क में, और गाय पर जो लोग रोक लगाते हैं सियासत के बहाने, जो आज गाय के नाम पर गौ रक्षक बनाकर आज हिंदुस्तान में गौ के नाम पर कत्लेआम किया जाता है, एक दहशत का माहौल बना दिया गया। इसके पीछे जो सियासत है वो सियासत से इतना है कि धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर लोगों को बांट दो और एक डर का माहौल, दहशत का माहौल बनाओ, जिससे हम अपना सियासी रोटी सेक सकें। और वही हो रहा है। और इसमें सिर्फ बीजेपी शामिल है ऐसी बात नहीं है, इसमें बराबर से हमारे मगरबी बंगाल की सरकार ममता बनर्जी भी शामिल है। जिस तरह से अगर आपके दो भाई में झगड़ा हो, एक भाई दौड़ के आता है नाफे के पास और एक भाई दौड़ के आता है इरशाद के पास। नाफे बोलता है तो मारिए केस को देखे लो, नाफे उसको केस करने भेज दिया। दूसरा भाई जो इरशाद के पास आया, इरशाद बोलता हो वहां तो मारिए तो टेंशन नहीं लो, जमीची ना चाहे तो केस करो। दोनों भाई को केस लड़वा दिया, दोनों भाई केस लड़ रहा है। केस में जाके के फैसला जो भी होगा वो 4 साल बाद होगा, 6 साल बाद होगा कि भी नहीं होगा पता नहीं, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? पहला फायदा हो गया पुलिस को, पुलिस वहां पहले उससे पैसा लेगा, कोर्ट कचहरी का फायदा, सरकार का रेवेन्यू में पैसा जाएगा भाई लोग का। नेता बना इधर नाफे, एक भाई का नेता बन गया इरशाद, ये लोग का अपना सियासी उल्लू सीधा कर लिया। तो ठीक यही खेल ममता और मोदी खेल रहा है। एक भाई हिंदू है, एक भाई मुसलमान है। मोदी के पास हिंदू जाता है, ममता के पास मुसलमान जाता है, और दोनों मिलके वही बोलता है कि मैं देख लू तीजा लड़ भी तो छी, और दोनों लड़ रहे हैं, लड़के बर्बाद हो रहे हैं हम लोग। और सियासी उल्लू कौन से किसका सीधा हो रहा है? ममता का, मोदी का। तो इस बात को समझिए कि आपको हमको उलझा के बेवकूफ बना के धर्म के नाम पर लड़ा के आप और हमको अलग कर दिया जा रहा है। एक मिनट, आजान खत्म हो जाए। Ataan defen एक टाइम होता था रख के देख सकते हैं। हाँ? कौन होता? नहीं देखा। जो बात हम आप लोगों से कह रहे थे कि इस चीज को हम समझने का वक्त आ गया है कि किस तरह से हम लोगों को बांट के हिंदू मुसलमान के नाम पर मुल्क में, हमारे स्टेट में डराकर अपना सियासी रोटी सेका जा रहा है। लेकिन उनका रोटी तो चल रहा है, लेकिन फाका कशी, भूखमरी, बेरोजगारी हमारे घर में आ गई। आज ममता बनर्जी या मोदी, उसके घर में, उसके परिवार में किसी को रोजगार की तलाश करने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा नहीं जाना पड़ता है। ममता बनर्जी के
भाई भतीजे को 2 वक्त की रोटी के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा नहीं जाना पड़ता है। लेकिन हमारे ग्वालपुखर, चाकुलिया, उत्तर दिनाजपुर से लोगों को, पूरे बंगाल से 42 लाख से ज्यादा नौजवान अपना घर, अपना परिवार, अपने मासूम बच्चों को, अपने बीमार माँ बाप को छोड़कर 2 वक्त की रोटी के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर रोजी रोटी की तलाश करनी पड़ती है। और रोजी रोटी की तलाश करने के लिए जाने पर आज हिंदुस्तान का जो माहौल है कि बंगाल से आए हैं, अगर आप बंगला बोलते हैं तो दिल्ली में, हरियाणा में, केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में आपको बांग्लादेशी मान लिया जाता है। आज हमारे बंगाल के नौजवानों को बंगला बोलने की वजह से उनको बांग्लादेशी कहकर पुलिस परेशान कर रही है। ये उड़ीसा से सैकड़ों की तादाद में हमारे नौजवानों को उड़ीसा छोड़कर वापस बंगाल भाग के आना पड़ा। आप लोगों ने देखा होगा, हावड़ा स्टेशन में जब हजारों की तादाद में नौजवान उतरने लगे तो गुस्से में हमारा बंगाल का नौजवान नारा लगाने लगा कि उड़ीसा वालों बंगाल छोड़ो। ये नारा लगा, उड़ीसा वालों बंगाल छोड़ो। ये नाराजगी आज हमारे बंगाल के नौजवानों में क्यों है? क्योंकि उनके साथ उड़ीसा में गलत सलूक किया गया। वहां की पुलिस प्रशासन, वहां के लोगों ने उनको बांग्लादेशी कहकर या उनके साथ जो ज्यादती की गई, इसलिए आज यहां पर आकर वो चिल्ला रहे हैं कि उड़ीसा वाले बंगाल छोड़ो। इसी तरह महाराष्ट्र में हो रहा है, उसी तरह केरला में, कर्नाटक में, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, अब ये हर जगह शुरू किया जा रहा है। अगर यही सिलसिला चला तो आज हमारे यहाँ का जो सैकड़ों की तादाद में, एक एक गांव से, एक एक ब्लॉक से हजारों की तादाद में जो नौजवान आज अपनी रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में जाकर रोजगार तलाशता है, तो उन नौजवानों को बंगाल की सरकार रोजगार दे भी नहीं रही है। उनके लिए कोई कल कारखाना बनाया नहीं जा रहा है। उनके रोजगार के लिए उनकी सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे नौजवानों को किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए सरकार का कोई 5 ईयर प्लानिंग होता है, वैसा कोई 5 साल का कोई मंसूबा नहीं है। तो जब हमारी सरकार रोजगार दे नहीं सकती, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं, और हमारा बच्चा बाहर जा भी नहीं सकता है क्योंकि वहां जाने से उसके साथ ज्यादती होगा, तो वो नौजवान को अपने घर में ही उसे रहना होगा। तो जब यहाँ रहेगा और यहाँ हमारे पास रोजगार भी नहीं है, तो वो नौजवान करेगा क्या? उसका परिवार चलेगा कैसे? इस चीज को ध्यान में रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। एक सरकार हमारे लिए रोजगार नहीं कर पा रही है, हमारे लिए नौकरी नहीं है, हमारे लिए कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, और हम बाहर जाकर अगर अपने परिवार का पेट पालते हैं तो अब बाहर में भी पूरे हिंदुस्तान में जो नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, उसके वजह से अब हमारा नौजवान बाहर भी नहीं जा पा रहा है। तो अब हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं है, तो इस हालत में हम लोगों के पास क्या है करने के लिए? इस पर कोई चर्चा आप कीजिएगा, सवाल कीजिएगा हमारे जनाब गुलाम रब्बानी भाई से कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मीडिया के सामने खड़े होकर कि जो बच्चों को गुजरात में अजान हो रहा है, वो भी आ जाता है। गुजरात हो जाता है। आज तो कल कटा बच्चे
तो जो बात हम कह रहे हैं कि आप लोग अभी कुछ दिन पहले देखे कि हमारे ग्वालपुखर के कुछ नौजवानों को गुजरात में बांग्लादेशी बोलकर रोक दिया गया। गिरफ्तारी भी हुई, पुलिस छानबीन की, उनका तमाम आई कार्ड देखा गया। उसके बाद उन लोगों को जब हिंदुस्तान का नागरिक है ये बात समझ में आई गुजरात के पुलिस को, तो उन लोगों को छोड़ भी दिया गया। लेकिन इसके दौरान जो हुआ, इसके दौरान एक बयानबाजी शुरू हुई। हमारे जनाब गुलाम रब्बानी साहब ने यहाँ पर आकर मीडिया के सामने ये कहा कि अगर गुजरात में हमारे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा तो मैं जाके बोलूंगा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे जेल में डाल दो, लेकिन इन लोगों को छोड़ दो। बहुत लोग ताली भी बजाए उनके पीछे खड़े होकर कि उनको इतनी बड़ी बात बोले। चलिए, मैं आपकी इस बात आपकी जुबान से निकली हमारे इलाके के नौजवानों के लिए, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन साथ साथ बतौर सरकार के मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब से मेरा ये सवाल भी है कि आप हुकूमत के कैबिनेट में एक मिनिस्टर है, आपके यहाँ के नौजवानों को जब गुजरात में बांग्लादेशी कहकर रोक दिया जाता है तो आप ये कहते हैं कि मैं अपनी गिरफ्तारी देके उनको छुड़ा के लाऊंगा। तो ये तो आप इसलिए कह पाए क्योंकि आज आप मिनिस्टर हैं। कल अगर आप मिनिस्टर नहीं होते, ग्वालपोखर में आप एमएलए नहीं होते हैं, तो हमारे ग्वालपोखर के बच्चों को कितना बोलिए। तो जो मैं कह रहा था कि कल अगर हमारे पास यहाँ कोई एमएलए नहीं हो, कोई मिनिस्टर नहीं हो, तो क्या हमारे बच्चे गुजरात में अगर पकड़े जाते हैं या हिंदुस्तान के कहीं और पकड़े जाते हैं तो उन बच्चों को छुड़ाने के लिए कौन जाएगा, कौन अपनी गिरफ्तारी करेगा? सवाल है कि नहीं? सवाल यहाँ है कि आज आप सरकार में, हुकूमत में, तो हमारे यहाँ से जो बच्चे बाहर जाते हैं, ये बात जब कोरोना के वक्त में जब हमारे यहाँ से काफी बच्चों को, नौजवानों को अलग अलग शहरों में रोक दिया गया था, वो अपने घर वापस नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए खाना नहीं था, रहने के लिए जगह तक नहीं मिल रहा था, निकाल दिया जा रहा था फैक्ट्री से बाहर। उस हालत में बहुत सारे ग्वालपोखर के लोगों ने मुझे फोन किया था। उस वक्त मेरी पहुंच जहां तक थी, जितना मैं कर सकता था, मैंने उस टाइम इस इलाके के चकुलिया, ग्वालपोखर, इस्लामपुर, करंदगी और भी मुख्तलिफ जगह का लगभग 3-4 हजार लोगों के लिए खाने का इंतजाम करवाया था। कहीं पर उनको रहने नहीं दिया जा रहा था तो पुलिस भेजकर उनको रखवाने का इंतजाम करवाया था। तो ये सब करते वक्त मुझे एक चीज एहसास हुआ था कि हमारे यहाँ से कितने बच्चे वहाँ हैं, इसका कोई डेटा हमारी सरकार के पास नहीं। उस वक्त मैंने डीएम उत्तर दिनाजपुर को फोन करके पूछा था कि आप हमको ये बताओ कि हमारे उत्तर दिनाजपुर से कितने नौजवान रोजगार की तलाश में बंगाल से बाहर हैं, मतलब उत्तर दिनाजपुर से बाहर गए हैं, बंगाल के बाहर कहाँ कितने लोग हैं। तो डीएम का ये कहना था मेरे पास कोई डेटा नहीं है कि कौन से ब्लॉक से कितना आदमी बाहर। हम वीडियो से पूछे, ग्वालपोखर वीडियो से, चकलिया वीडियो से, करंदगी वीडियो से, किसी वीडियो के पास भी ये खबर नहीं है कि उसके ब्लॉक से कितना नौजवान बाहर। तो ये बात मैंने उस वक्त भी सरकार से कही थी कि एक जिस तरह से आप हर देश का एक एम्बेसी बनता है, हिंदुस्तान के बाहर आप जब जाइएगा, आप अगर चले जाइए नेपाल चले जाइए, आप चले जाइए कुवैत चले जाइए, आप सऊदी अरब चले जाइए या किसी भी मुल्क में चले जाइए, तो वहां आपको हिंदुस्तान का एक एम्बेसी मिलेगा जो आपके हिंदुस्तान का कितना आदमी
सऊदी अरब में है उसका एक एक डाटा उसके पास होगा। हिंदुस्तान से 1 लाख आदमी सऊदी अरब में है और वो कहां पर है, सऊदी अरब में कहां काम करता है, क्या करता है, वो भी उसके पास है। कब आया और कब यहां से गया उसका भी हिसाब उसके पास है। तो ये हर मुल्क का में हिंदुस्तान का एम्बेसी है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हर स्टेट गवर्नमेंट का एक बंगला भवन हर स्टेट में है। ये लेकिन समझने वाला बात है, सरकार चाहे तो आराम से हो जाएगा। आप अगर कोई आज हैदराबाद से हमारे आज गवाही है, हैदराबाद में भी जाके आप पता कीजिए तो आपको वहां भी एक बंगाल भवन मिलेगा। ये बंगाल भवन है, वहां पर देखिएगा। हैदराबाद में आप जाइएगा तो आपको वहां पर महाराष्ट्र भवन भी मिलेगा। वहां पर जाइए तो गुजरात का भी भवन है, राजस्थान का भी है। हर स्टेट का एक, दिल्ली जाइए बंगाल का भवन है, बिहार में जाइए बंगला आवास है। उसी तरह आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां बंगाल सरकार के तरफ से उसका एक आवास होता है। जब हमारे पास वो आवास है, वो आवास किसके लिए बनाया गया कि ताकि बंगाल से अगर कोई लोग जाएं, बंगाल का कोई वीआईपी जाए, बंगाल से कोई मिनिस्टर जाए, बंगाल का कोई प्रोग्राम हो, हमारा कोई डिपार्टमेंट का आदमी जाए तो उसके रहने के लिए कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए वहां पर बंगला का मकान बना दिया था, बंगला भवन बना दिया जाता है। तो जब हमारे पास बंगला भवन हर स्टेट में है तो हमारे हर स्टेट में हमारा बंगाल का नौजवान भी वहां पर है। तो उसी भवन को एक ऑफिस के तौर पर अगर इस्तेमाल कर लिया जाए कि बंगाल से कितने लोग महाराष्ट्र गए, तो महाराष्ट्र का जो बंगाल भवन है वहां पर उसको पहले एंट्री करना होगा, ताकि वहां वो कहाँ काम करता उसका जो, अगर उसके साथ महाराष्ट्र में कोई परेशानी हो तो हमारा बंगाल भवन में जो दफ्तर का ऑफिसर है वो उसकी जिम्मेदारी ले सकता है। आज हमारा कोई केरला में, कर्नाटक में जाके ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में कोई गिर के मर जाता है, हमारे यहाँ खबर आता है कि फलनार बेटा मोड़े गए। अब यहाँ बाप लाचार बेबस, वो कर्नाटक केरला से नाम जानता है, कभी देखा नहीं है, उसको जाना कैसे है पता नहीं है, वहां वो किसी को जानता नहीं है, उसके भाषा को नहीं जानता है, उस इलाके को नहीं जानता है, वहां का थाना पुलिस उसको नहीं सुनेगा। उस हालत में वो आदमी क्या करेगा? तो उस आदमी को बेबस और लाचार होके इधर उधर दौड़ता है, कुछ मेंबर को पकड़ता है, कोई नेता को पकड़ता है, कोई एमएलए साहब को पकड़ता है, कोई मंत्री साहब को पकड़ता है। और जब जाता है तो एमएलए मंत्री साहब क्या बोलते हैं, इधर तो केरलार बादशाह है, मी तो इठेकार मंत्री, मी केरलार मंत्री, मी केरलार चिको। तो बोलता है एम्बुलेंस को ले कुछ टाका मी दे। अब भाई एम्बुलेंस करके केरला से अगर आदमी को लाया जाए तो केरला से यहाँ तक आने में एम्बुलेंस का आने का और जाने का भाड़ा कम से कम 1 लाख रुपया हो जाता है। अब गरीब आदमी उतना रुपया कहां से लाएगा? अब चंदा होता है, चंदा करके किसी तरह से चुकाएगा। तो ये जो बेबसी है, इस बेबसी को अगर सरकार चाहे और हमारे मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब अगर अपने इलाके के लोगों के लिए गिरफ्तारी देने की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं आपको गिरफ्तारी देने की जरूरत नहीं है। बतौर मंत्री आप कैबिनेट में ये रेजोल्यूशन पास करवाइए कि हमारे बंगाल से जितने नौजवान बाहर जाते हैं उनका एंट्री बंगाल में भी होना चाहिए और दूसरे मुल्क में भी, दूसरे स्टेट में भी होना चाहिए, ताकि वहां जाकर उनको कोई भी दुश्वारी हो तो हमारा बंगाल का जो ऑफिसर महाराष्ट्र भवन में बैठता है, हमारा बंगाल का जो ऑफिसर दिल्ली में बैठता है, हमारा बंगाल का जो ऑफिसर हैदराबाद में बैठता है, वो वहां पर जिम्मेदारी लेगा कि हमारे हैदराबाद में बंगाल के कितने नौजवान हैं, उनके साथ क्या परेशानी है, अगर उनके साथ कुछ नाजायज होता है, कानूनन उनके साथ कुछ गलत होता है, तो उसको कानूनन तरीके से उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी बंगाल के सरकार को लेनी होगी। ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है, न कि भीख मांगने की कि मोर बेटा मोड़े गए थी 10,000 टका चंदा दे। नहीं चाहिए चंदा 10,000 रुपया का, बल्कि हमारे बेटे को सही मायने में हिफाजत कैसे हो, मेरा बच्चा अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो तो उसकी हिफाजत कैसे होगी, उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। इसलिए हमने सरकार चुना है, इसलिए हमने वोट दिया है, ना कि भीख में तिरपाल लेने के लिए और कंबल मांगने के लिए, न लक्ष्मी भंडार और रूपोश्री और कन्याश्री के लिए। ये समझने की जरूरत है, जब तक आप लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री और कन्याश्री के नाम पर आप हाथ फैलाते रहोगे तो आपको सिर्फ भीख मिलेगा, हक नहीं मिलेगा। ये बात को समझने की जरूरत है। आप चाहते हो कि आपका बच्चा हिफाजत से रहे तो उसके लिए आपको आज लड़ना होगा। अब मैं जो बात बोल रहा हूं ये मुमकिन है,
सरकार चाहे तो ये होगा, हमारे देश के कानून में, संविधान में इसका इख्तियार दिया गया है, लेकिन इसको सरकार नहीं करेगी क्योंकि इसके लिए थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। वो अपना खर्चा बचाने के लिए हमारी जिंदगी को खर्च करने के लिए तैयार है, हमारे नौजवानों को खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको बचाने के लिए चंद सिक्कों को खर्च नहीं करना चाहती है सरकार। इसके लिए लड़ना किसको होगा? कौन लड़ेगा? कौन आवाज उठाएगा? ये आवाज आपको उठानी है, क्योंकि आपका बच्चा केरला में जाता है, कर्नाटक में जाता है, पंजाब में जाता है, मंडी में आप भेजते हैं अपने बच्चे को, रब्बानी साहब का बच्चा नहीं जाएगा, मेरा बच्चा नहीं जाएगा। हम अपना भी बोलते हैं, मेरा बच्चा नहीं जाएगा, लेकिन हमारे ही समाज का बच्चा जा रहा है। और हम जब आपके होकर आपके लिए लड़ने के लिए आपने हमको चुना है, अपना वोट देकर हमको एमएलए बनाया है, आज हम मंत्री हैं, आपकी दुआ से हमको जो मुकाम मिला है, जो इज्जत मिली है, सरकार में जगह मिली है, तो वो हम आपके लिए अगर कुछ नहीं कर पाए, आपके लिए हम बोल नहीं सकते, आपके लिए हम आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो फिर हमारा आपका होकर वहां जाने का क्या मतलब है? आज वक्फ बोर्ड को लेकर हम आवाज नहीं उठा सकते हैं। आज खुले लफ्जों में हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री शमशेरगंज में खड़े होकर ये बोलती हैं कि वक्फ बोर्ड ने আর কোনো কথা বলবেন না, কেউ গুলোগুলি করবেন না, যদি কেউ ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে কিছু করে তাহলে তার সবথেকে চরম শত্রু হব আমি। मतलब समझते हैं क्या मतलब है? कि बीजेपी अगर आपको ये कहती है कि तुम वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं लड़ने देंगे, तो आप कहते हैं वहां तो हिंदू छे बोले नहीं लोग आती है, वहां तो बीजेपी पार्टी, वहां तो काम है मुसलमान लड़ खिलाफ करना। लेकिन ममता बनर्जी तो मुमताज बेगम है, क्या मुमताज बेगम है? सर पर दुपट्टा डाल के दोनों हाथ उठा के आपके लिए दुआ मांगती है, और आप लोग भी कहते हैं यही ना परेशानी देख हम साथ तेना दुआ मांगा छे, यार दुआ तो हमारा सब जन्नत पार। अभी ईद गया, ईद में देखे होंगे एक तरफ रब्बानी साहब का फोटो, एक तरफ ममता बनर्जी का फोटो, रब्बानी साहब भी हाथ उठा के, ममता बनर्जी भी हाथ उठा के, दोनों दुआ मांग रहा है। अब सब ग्वाल पोखर में लगा, आप लोग बाप रे देखिए तीनों जन दुआ मांग छे, यार दुआ से सब काम है। तो वो दुआ आपके लिए नहीं है, वो दुआ अपने लिए है कि जैसे आप लोग हैं वैसे आप लोग रहिए, हम लोग का भला करते रहिए। तो इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि जो बुनियादी लड़ाई है कि हमारे यहाँ से 42 लाख नौजवान बाहर जाता है, उसके हिफाजत के लिए आप और हमको लड़ना होगा। उस सरकार को अलग से कोई दफ्तर बनाने की जरूरत नहीं है, हर अलग अलग स्टेट में बंगाल का भवन बना हुआ है, बस उसी भवन में ऑफिस खोल देना है, वहां पर हमारा सरकारी मुलाजिम भी है, बस वो मुलाजिम को जिम्मेदारी के साथ कि ये काम तुमको करना होगा। अब बंगाल से कितना आदमी गया, जिस स्टेट में गया वहां जाके पहले उसका एंट्री होगा, उसके बाद ही वो कहीं जा सकता। इतना करने में कोई बड़ा बात नहीं, इससे हमारे बच्चों को एक हिफाजत मिल जाएगा, तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम के लिए आवाज नहीं उठता है। दूसरी बात हम बताते हैं कि कुछ दिन पहले हम देखे कि यहाँ पर तालीम को लेकर चर्चा हुआ, जनाब गुलाम रब्बानी साहब बड़ी बड़ी बात करने लगे कि आप ग्वाल पोखर का बच्चा जो है डॉक्टर बनता है। जो लोग डॉक्टर बने हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन मेरा सवाल यह था कि जो डॉक्टर बने हैं, क्या वो बच्चा हमारा लोधन हाई स्कूल से पढ़ के डॉक्टर बना है? क्या वो बच्चा हमारा धर्मपुर हाई स्कूल से पढ़ के डॉक्टर बना है? पांजीपाड़ा इलाही बख्श हाई स्कूल से पढ़ के डॉक्टर बना है? आपको देखिएगा ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा। ग्वाल पोखर का किसी भी स्कूल से पढ़ के कोई बच्चा डॉक्टर बन के आया हो ऐसा नहीं मिलेगा। स्कूल में नाम लिखाया होगा, फिर बाप माँ वहां से छुड़ा के इसको किशनगंज में पढ़ाया है, कोई बाल मंदिर में पढ़ा है, कोई सेंट जेवियर्स में पढ़ा है, कोई जाके कहीं और पढ़ा है, कोई हो तो अलीगढ़ चला गया है, कोई दिल्ली चला गया है, कोई कलकत्ता चला गया है, वो बच्चा जाके डॉक्टर बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए साइंस का होना जरूरी है, बिना साइंस का कोई भी बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो हमारे किसी भी स्कूल में
एक भी स्कूल में ग्वालपोखर में साइंस नहीं है। तो जब हमारे यहाँ साइंस है ही नहीं तो हमारा बच्चा साइंस लेके मैट्रिक पास नहीं कर सकता है, साइंस लेके हमारा बच्चा इंटर पास नहीं कर सकता है। जब हमारा बच्चा साइंस में माध्यमिक पास नहीं करेगा, साइंस लेके इंटर पास नहीं करेगा, तो वो बच्चा फिर जाके एमबीबीएस कैसे करेगा? अब यही बात हम जब बोले तो ये लोग को लग गया मिर्ची, क्योंकि ये लोग बेवकूफ बनाता है। ग्वालपोखर छुआ डॉक्टर, अरे ग्वालपोखर छुआ तो बैरिस्टर हो जाए, लेकिन ग्वालपोखर में पढ़ के डॉक्टर बनने वाला बच्चा चाहिए ना। अब कल अंबानी साहब बोलेंगे कि मोर छुआ डॉक्टर है, तो छुआ लंदन और मोर से भाई। अब लंदन से 3 गो डॉक्टर बनाया और बोलो ग्वालपोखर छुआ डॉक्टर बने गए, तो ग्वालपोखर जो छुआ यदि डॉक्टर बने तो लोधन स्कूल पढ़े डॉक्टर बना ली लोतन, तब बोल लो क्या नहीं बना लो, ये नहीं, क्योंकि बेवकूफ बनाने का सारा काम है। ग्वाल को आप लोग खुशी बात ग्वालपोखर छोटा डॉक्टर हो, अरे ग्वालपोखर छोटा हो लेकिन ग्वालपोखर पढ़े नहीं बोल, तोर छुआ डॉक्टर नहीं हो पावे। यार बापेर पैसा छे वहां दिल्ली पढ़ाई लेबे, कलकत्ता पढ़ाई लेबे, दूसरा स्कूल पढ़ाई लेबे, लेकिन एक किसानेर छुआ, एक गरीबेर छुआ, एक चाय वाला छुआ, एक हाट से हाटत सब्जी बेचने वाला छुआ नहीं हो पावे, रिक्शा वाला छुआ नहीं हो पावे, किसानेर छुआ नहीं हो पावे। इस चीज को समझ, और जब ये सवाल हम उठाए तब ये लोग क्या बोलने लगे, अचानक देखे कि विपरीत पार्टी ऑफिस में एक प्रेस बुलाया गया। अब प्रेस में बुला के बोल दिया गया कि हम लोग तो साइंस बनाने के लिए दरखास्त जमा दे दिए हैं। तो डिक्टर याद दिलाया, तब इन लोग को याद आया कि लोग दरखास्त दे दिया है। हाँ? आज भी कौन कौन सा बोला 5 स्कूल का नाम दिए हैं। वो दरखास्त का कॉपी हम आज मांगते हैं मीडिया भाई की तरफ से कि हमारे मीडिया भाई वो 5 दरखास्त जो वो जमा दिए हैं, बोले थे कि साइंस का स्कूल बनाने के लिए वो 5 दरखास्त का कॉपी आपके मीडिया के थ्रू ग्वालपोखर के लोगों को दिखाया जाए कि किस तारीख को किस दफ्तर में वो जमा देकर साइंस का मांग किए हैं। यकीन मानिएगा कोई दरखास्त नहीं मिलेगा। हाँ? खाली बोल दिया, मैं दरखास्त दे दी, अब दरखास्त कहाँ देना होगा ये भी पता नहीं होगा आपको, समझे? तो इसीलिए ये सब बेवकूफ बनाता है। कुछ दिन पहले फिर ये लोग बोले क्या, अभी नाफे भी बोला ये भाई, एक सारा स्कूल जो है इमाम साहब के वक्त में बना है, हम लोग का स्कूल ग्वालपोखर में। इमाम साहब मरहूम आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनके लिए अल्लाह ताला से जन्नत में उनको अच्छे मुकाम मिले इसकी दुआ करता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये बात बोल रहे हैं आज, तो आप लोग यहाँ पर गवाह हैं कि मेरी जानकारी के मुताबिक कि इस पूरे इलाके में ग्वालपोखर 1 और ग्वालपोखर 2 चाकुलिया को लेकर सिर्फ 77 से पहले 3 स्कूल हुआ करता था। एक लोधन हाई स्कूल, एक मनोरा हाई स्कूल और एक तरियाल हाई स्कूल। ये तरियाल हाई स्कूल, मनोरा हाई स्कूल और लोधन हाई स्कूल के अलावा 77 साल से पहले इस इलाके में और कोई स्कूल नहीं था। अब मेरी बात अगर गलत है तो साबित करके दिखाएं। आप चले जाइए स्कूल सब में घूमिए जाके, आप जाके धर्मपुर हाई स्कूल में जाके देखिए कौन सा साल में बना हुआ है, तो उसका तारीख वहीं मिल जाएगा आपको। आप चले जाइए किचकटोला हाई स्कूल में, वहां जाके देख लीजिए। आप इलाही बख्श हाई स्कूल में जाके देखिए, सब 77 के बाद का बना हुआ है, जब वामफ्रंट की हुकूमत है उसके बाद स्कूल बना। आज जितना भी स्कूल आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के वक्त में जो बना था और बाद में जो वामफ्रंट के वक्त में बना, ये वही स्कूल आपके ग्वालपोखर की सरजमीन पर है। उसके अलावा एक भी नया स्कूल इस 14 साल सरकार में ममता बनर्जी के वक्त में नहीं बना। एक भी प्राइमरी स्कूल इस सरकार में, ममता की सरकार में नहीं बना। एक भी एमएसके नहीं बना, एक भी एसएसके नहीं बना, एक भी रविंद्र मुक्त विद्यालय नहीं बना, एक भी आंगनवाड़ी सेंटर नहीं बना, एक भी जूनियर हाई स्कूल नहीं बना, एक हाई स्कूल नहीं बना। और ये बोलते हैं कि सब ममता का तरक्की है। तो तरक्की कहां है जब हमारा कोई स्कूल नहीं बना, कुछ नहीं बना। उल्टा पूरे बंगाल में 8,209 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जापानी साहब जवाब दे, ममता बनर्जी जवाब दे, शिक्षा मंत्री जवाब दे कि नहीं विक्टर झूठ बोल रहा है।
कि 8,209 स्कूल पश्चिम बंगाल सरकार का बंद नहीं हुआ है? बोले? नहीं बोल सकता है, क्योंकि 8,209 सरकारी स्कूल पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी की हुकूमत में बंद हो चुका है। जब 8,209 स्कूल बंद हो गया तो आपको लगता है कि ये सरकार आपको नया स्कूल बना के देगा? जो पुराना स्कूल बचा नहीं सकता है, चला नहीं पा रहा है, वो 8,209 स्कूल बंद कर देता है, वो बोलता है कि हम फिर स्कूल बना के देंगे। और ये नेता सबका बात सुनना होगा आपको। सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये लोग जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो बोलता नहीं। तो ये हालत है, तो स्कूल बंद। अभी जो हालत था कि जो भी बचा खुचा स्कूल है उसमें हमारे बच्चों को जो भी टूटा फूटा तालीम मिल रहा था, ये रिश्वतखोर नेता लोगों की वजह से, रिश्वतखोर सरकार की वजह से हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को लूटने के काम, लूट के बिना पास किए हुए नौकरी देके आज 26,000 नौजवानों का जिंदगी बर्बाद कर दिया। 26,000 नौकरी चला गया। अब 26,000 जो नौकरी गया वो अलग। किसी स्कूल में अभी ऐसा भी हालत है कि सिर्फ प्यून बचा है, एक भी टीचर नहीं है। दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ प्यून है, लेकिन दरवाजा के अंदर बैठने के लिए कोई टीचर नहीं है। हमारा गुआगांव स्कूल में, गुआगांव हाई स्कूल में, वहां से लगभग कितना 7 या 8 टीचर चला गया। तो इसी तरह जो स्कूल से टीचर चला गया, स्टूडेंट रह गया, अब उसको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, तो आपका बच्चा पढ़ेगा क्या? इसके लिए कोई सवाल नहीं कर सकते, इस पर आप लोग सवाल नहीं करते। आप लोगों को बोला कि लक्ष्मी भंडार 25 ना, कन्याश्री 25 ना, रूपोश्री 6 ना, फ्री राशन 25 ना, बस आप बोलेगा हाँ इला तो खाची, इला तो पाची, तो बस हो गया। आप वही खाते रहिए, वही पाते रहिए। आपका बच्चा बेरोजगार आने वाले दिन में बनेगा। दिल्ली पंजाब जाने के लिए तैयार कीजिए, फिर दिल्ली पंजाब वाला मार के भगाएगा कि बांग्लादेशी है, भागो यहाँ से। फिर यहाँ पर आके उसके पास कोई काम नहीं रहेगा, तालीम नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, तो आपका बच्चा करेगा क्या? भूखमरी और लाचारी के अलावा फिर वही 5 किलो चावल और 1,000 रुपया लक्ष्मी भंडार की उम्मीद में आपको पूरी जिंदगी काटना पड़ेगा। आप अगर वही जिंदगी चाहते हैं तो फिर वैसा ही होगा। और अगर इससे बेहतर जिंदगी चाहते हैं कि अपने बच्चों को आप अच्छा मुस्तकबिल दे सके, उनको अच्छी तालीम, उनके लिए अच्छा रोजगार, उनके लिए अच्छा समाज, उनके लिए अच्छा माहौल, तो उसके लिए आज आपको लड़ना होगा। आज आप भुट्टा काटने जाते हैं, भुट्टा आज तभी काट पाते हैं ना कि आप भुट्टा बोए थे 3 महीना पहले, 4 महीना पहले। अगर भुट्टा आप नहीं बोए होते, अपना धूप में जाकर आप पसीना नहीं बहाकर खेत में हल जोते होते, वहां पर भुट्टा बोए होते, पानी पटाए नहीं होते, तो आज आप फसल नहीं काट पाते। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आने वाला कल में आपको फसल मिले, रोजगार मिले, आपको समाज में इज्जत मिले, सर उठा के जी सके अपने हक और हुकूक के साथ, तो आज आपको फसल जिस तरह बोने के लिए खेत में हल चलाए थे, उसी तरह आपको भी जिंदगी में अपना हल चलाना होगा, तभी जाकर आप फसल काट पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब जो दिखावटी बात है ना, कि कोई नेता बोलता है कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे, अरे भाई तुमको गिरफ्तार करके क्या होगा? अगर हमारा कागज ठीक नहीं रहे, अगर मेरा कागज ठीक नहीं रहे कि हम बंगाल का आदमी हैं और मेरा कागज ठीक नहीं रहे, तो रब्बानी साहब जाके फांसी भी ले लेगा तो भी नहीं छोड़ेगा। गिरफ्तारी से क्या लेना देना? फांसी लटका लेना जाके गुजरात में, तो उससे बात भी नहीं छोड़ेगा। बोलेगा कि भाई कागज ठीक नहीं है। अब रब्बानी साहब जाकर बोला मैं फांसी ले लूंगा अगर नहीं छोड़ो, तो बोलो तुम फांसी भी ले लो तब भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कागज आपका ठीक नहीं है। आपका दस्तावेज अगर सही नहीं है तो कानून दस्तावेज से चलता है, किसी की गिरफ्तारी और किसी के फांसी से नहीं चलता है। तो आपको ये बात समझना होगा। तो आप ये सब बड़ी बड़ी बातें अलग चीज है, लेकिन हमको सही रास्ते पर चलना सिखाना ये एक नेता का काम है। आज अगर हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे अगर 5 बड़ा नेता का नाम पूछा जाए ना, कि देश का, हिंदुस्तान का 5 बड़ा नेता का नाम बोलिए, तो आपके मुंह पर आएगा गांधी जी, नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
इस तरह के चार, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन लोगों का नाम आपके जहन में आएगा, बड़े बड़े नेताओं का। अगर इनमें से एक भी नेता का इतिहास में कहीं पर भी आप हमको दिखा दीजिए कि ये सब 5 जो बड़े नेता का नाम आपके जहन में आता है, इनमें से कोई भी नेता किसी को कंबल बांटा हो, किसी को राशन बांटा हो, किसी को तिरपाल दिया हो। ये लोग किसी को तिरपाल, कंबल, राशन नहीं दिया था। ये लोग आपको, हमको, पूरे देश को बगावत करना सिखाया था, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया था, बोलना सिखाया था, जीतना सिखाया था। इसीलिए आज आप अपने हक की बात बोल सकते हैं, अपने लिए लड़ सकते हैं और अपने लिए जीतने का हौसला रख सकते हैं, ताकि ये नेता लोग आपके अंदर वो ताकत भर दिया था। तो असली नेता वही है जो आपको कंबल देके वर्गलाए, वो नेता नहीं है। जो आपको इंदिरा आवास और लक्ष्मी भंडार के नाम पर आपका मुंह में ताला लगा दे, वो नेता नहीं है। जो आपके हक की बात बोलना आपको सिखा दे, आपके हक की लड़ाई लड़ने में आपकी ताकत बन जाए, जो आपकी जरूरत में आपके साथ खड़ा हो जाए और आपको जीतने के लिए आपके अंदर वो हौसला पैदा कर दे, वही नेता है। ये जरूरी है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि मोर नेता का कहाँ कुछ दिले, मुक्त तिरपालो नहीं दिले। 300 रुपया का एक तिरपाल नहीं देता है तो वहां नेता ही नहीं। 300 रुपया का तिरपाल दे दिया तो वहां लोग बढ़िया। तो भाई अगर 300 रुपया का तिरपाल देने वाला नेता चाहिए तो फिर मंच पे बैठा हुआ नेता आपको नहीं मिल पाएगा। तो कौन मिलेगा? वो नेता वही मिलेगा जो समाज में आपको चोरी करके आपको लूट के खाता है। आपका 30,000 रुपया लूटता है, 3,000 रुपया बांटता है। तो आप अगर लुटेरों को से लूटा हुआ पैसा से आपको बांटना हो तो बांट देगा। तो इससे उसके लिए तो वैसा नेता पाइएगा तो सिर्फ आपको भिखारी के दर पर खड़ा करके रखेगा। तो की लाग तिरपाल ले जा, तो की लाग लक्ष्मी भंडार दे दीजिए, तो लक्ष्मी भंडार तिरपाल में उलझा के रख देगा। आप अपने हक की बात नहीं कर पाइएगा। आज ग्वालपोखर के लोगों को क्या चीज की जरूरत है? आज हमारे पास मिनिस्टर हैं जनाब गुलाम रब्बानी साहब, आज हमारे बंगाल सरकार का कैबिनेट है। आज हमको क्या चाहिए? वो बोलते हैं हम सड़क बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। आप कोई नया सड़क बनाए हैं? नया सड़क बनाए हैं एक भी? पूरे ग्वालपोखर में आप एक भी नया सड़क बनाए हो तो हमको बता दीजिए। नया सड़क से मुराद ये है कि जहां रास्ता ही नहीं था उस जगह पर आप फिर से मिट्टी भर के उसको रास्ता बना के नया रास्ता दिए हो, ऐसा एक रास्ता दिखा दीजिए पूरे ग्वालपोखर में। ग्वालपोखर की सरजमीन पर जितना भी रास्ता है ना, ये रास्ता उस वक्त बना जब 1977 में मेरे वालिद मरहूम जीतकर ग्वालपोखर से गए थे, और विधानसभा में आज भी उनका तारीखी बयान दर्ज है जिसमें वो बोले थे कि मैं एक ऐसे विधानसभा से जीत के आया हूं जहां एक भी पक्की सड़क नहीं है, मुझे वहां पक्की सड़क चाहिए। ये उनका पहला बयान था। और वो आज भी विधानसभा में जाकर अगर आप लाइब्रेरी में खोजें तो 1977 में निर्दल उम्मीदवार के तौर पर रमजान अली साहब जीत के गए थे, उनका बयान दर्ज है। और वो बयान वहां पर हुआ। उसके बाद हमारे इस इलाके में सड़कों का काम शुरू हुआ, तब जाके नई नई सड़कें बनी, नक्शा बनाया गया। उसके बाद उसमें रास्ता के लिए मिट्टी डाल के पहले मिट्टी का रास्ता बना, फिर जाकर उसको पक्का वक्का का काम शुरू हुआ। आज जितना भी रास्ता में आप कर रहे हैं, आप सिर्फ रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। रिपेयरिंग समझते हैं? बना बनाया है, बाप बना के गया था तो कहीं प्लास्टर झड़ गया है तो बेटा जाके 4 खुत्ती प्लास्टर जोड़ के बोलता मैं भट्टा बनाए दिनू। तो बाप का बनाया हुआ बुनियाद था, उसी मकान में तुम रह रहे थे और उसी में आज कहीं पर रंग उखड़ गया है, कहीं प्लास्टर झड़ गया है तो थोड़ा सा प्लास्टर पोत के थोड़ा सा रंग मार के बोलते हो कि मैं घट्टा चक चक करो दिनू। तो घट्टा तोड़ बाप बनाए लीजिए, याद रखो। आज इस बात को समझने की जरूरत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप लोग को दिखाया जाता है कि हम लोग रास्ता बना रहे हैं, ये रास्ता बना नहीं रहे हैं, आप रास्ता मरम्मत कर रहे हैं। मरम्मत करना और बनाना दोनों अलग चीज है। तो मरम्मत करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आज आप सरकार में हैं, तो सरकार का काम है मरम्मत करना, वो करेगा। चाहे रब्बानी साहब यहाँ नहीं भी जीतता, यहाँ पर रब्बानी साहब एमएलए नहीं होता, यहाँ पर मंत्री नहीं होता, तो क्या ग्वालपोखर में रिपेयरिंग का काम नहीं होता?
पंचायत समिति से होता, पंचायत से होता, जिला परिषद से होता, उस वक्त का जो एमएलए होता उसका एमएलए फंड से होता। तो आप नया क्या कर रहे हैं? रब्बानी के जगह है हमारा हैदर भाई एमएलए होते तो वही काम रिपेयरिंग का होता, लेकिन आप मिनिस्टर हैं, आप हमारे लिए नया क्या दे रहे हैं? आप यहां पर हैं, आप बोले हम कॉलेज बना देंगे। कहां गया कॉलेज? हम लोग तो शुक्रिया अदा करने के लिए हम तैयार हैं। सबसे पहला फूल का गुलदस्ता लेके आपके घर पर हम जाएंगे अगर ग्वालपोखर की सरजमीन पर आप एक कॉलेज बना देते हैं। लेकिन आप लोगों को बताया कि आप कॉलेज बना रहे हैं। एक हल्ला पूरे ग्वालपोखर में कर दिया गया कि हमारे मरहूम जनाब इमाद साहब के नाम पर ग्वालपोखर में विपरीत में कॉलेज बनाया जा रहा है। इस नाम से भी आप वोट बटोरे, अपने वालिद मरहूम के नाम का इस्तेमाल करके भी आपने ग्वालपोखर में वोट मांगा है। इससे ज्यादा गिरी हुई बात क्या हो सकती है? कि आपने जब ये कहा कि मैं अपने वालिद मरहूम इमाद साहब के नाम पर कॉलेज बनाऊंगा, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आपको उसके लिए चाहे सूली पर चढ़ जाना होता, चढ़कर भी ममता बनर्जी से कॉलेज छीन के लाना चाहिए था। वो काम आप करके दिखाते तो हम सब आपका इस्तेमाल करते, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। सिर्फ इमाद साहब मरहूम का नाम इस्तेमाल किया ग्वालपोखर के लोगों के जज्बात को टिटोलने के लिए, और उनके नाम पर वोट बटोरकर आपने अपना सियासी उल्लू सीधा किया, न कि उनके नाम को इज्जत बख्शते हुए जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी कॉलेज बनाने के लिए, वो लड़ाई आपने न विधानसभा में एक बार भी आपने आवाज उठाया। मैं चैलेंज के साथ करता हूं कि अगर कॉलेज बनाने के लिए रब्बानी साहब ने विधानसभा में एक लफ्ज भी खर्च किया हो तो मुझे बता दे, मैं उनके सामने जाकर माफी मांगने के लिए तैयार। एक लफ्ज भी अगर उन्होंने खर्च किया हो, नहीं किया। क्यों? तो ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आज आप कॉलेज नहीं बना पा रहे हैं। हमारे यहाँ लोधन हॉस्पिटल में आप कहते हैं कि दीदी है तो सब कुछ मुमकिन है, 100% काम हो गया। ये बोलते थे ना पहले, कुछ दिन पहले चलता था 100% काज होगा। अगर 100% काम हो गया लोधन हॉस्पिटल में, तो हमारी माँ बहनों को वहां जाने से वहां पर उनका इलाज क्यों नहीं होता है? सीजर क्यों नहीं होता है? डॉक्टर क्यों नहीं है वहां पर? वहां से हमारी माँ बहनों को क्यों भेज दिया जाता है इस्लामपुर? क्यों जाना पड़ता है सिलीगुड़ी? क्यों जाना पड़ता है कलकत्ता? अगर सारा इलाज यहाँ पर मिल रहा है, तो मैं रब्बानी साहब से भी सवाल करता हूँ, 2021 में जब कोरोना का महामारी चल रहा था, तो आप लोधन हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं हुए? आप जाके सिलीगुड़ी के नोटिया में क्यों भर्ती होने गए थे? ये सवाल नहीं है? जब आप ही कहते हैं कि दीदी वाले 100% काम कर दिए, जब 100% हो गया है तो आपका इलाज क्यों नहीं हुआ? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। तो ये सब सवाल करना होगा। इसलिए आप लोगों से हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा मौलवी साहब का खाना तैयार हो गया सबके लिए। दोपहर में सबको एक साथ हम लोग अभी खाना खाएंगे। खाना तैयार हो गया कि नहीं? हो गया। तो थोड़ा देर और रुक जाइए, सबके लिए खाने का इंतजाम है। यहाँ पर हमारे जो इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी की तरफ से हमारे सभापति साहब ने यहाँ पर आज की इस मीटिंग में आप सबके लिए खाने का इंतजाम किया गया है। तो सबको हम लोग मीटिंग, कि आपको अच्छी तालीम चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छा सेहत चाहिए, तरक्की चाहिए। हमारे बंगाल में जो लोग बाहर जाकर रोजगार करते हैं उनको रोजगार चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और वो लड़ाई है कि हमारे पास जो कांग्रेस के वक्त में डॉक्टर विधान चंद्र राय जब बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त हमारा ये इस्लामपुर सब डिवीजन बना था। इस बात को समझिए, इस्लामपुर सब डिवीजन उस वक्त बनाया गया था 1956 में। पहले हम लोग बिहार में थे, बिहार से हमको बंगाल में शामिल किया गया बंगाल को मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि सोनापुर ब्रिज और इधर नागर, रायगंज का नागर और इधर का सोनापुर, ये बीच का ये इलाका जो था ये बिहार में था। इसलिए बंगाल आके खत्म हो जाता था रायगंज के नागर ब्रिज के पास, और इधर खत्म हो जाता था सोनापुर के पास। तो ये बीच में बंगाल खाली हो गया है, जुड़ने का जगह। इसलिए इसको जोड़ के बंगाल को पूरा करने के लिए 1956 में हमको बिहार से लाके बंगाल में शामिल किया गया। तब से हम लोग बंगाल में शामिल हुए, और आज हम लोग के साथ बंगाल में शामिल हुए। तो उस वक्त डॉक्टर विधान चंद्र राय 1959 में इस्लामपुर में
आकर वो इस्लामपुर को सब डिवीजन डिक्लेयर की। इस्लामपुर सब डिवीजन बना कब? 1959 में। उस वक्त इसको सब डिवीजन बनाया गया और उसी वक्त वो एक अपनी भाषण में बोल के गए थे कि अभी इस्लामपुर को हम लोग महकुमा बना रहे हैं। आप लोग बिहार से आए हैं, आप लोगों की का रहन सहन, आपका भाषा, आपका तौर तरीका हमसे थोड़ा अलग है, इसलिए आप लोगों के लिए हम लोग अलग से एक दर्जा देंगे और आप लोगों को सब डिवीजन के बाद जब ये सब डिवीजन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो फिर इस्लामपुर को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाने का जिम्मेदारी हम लोग पूरा करेंगे। ये बात कब बोले थे? 1959 में। कौन बोला था? बंगाल का मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर विधान चंद्र राय। तो उस वक्त वो बोले और उसके बाद जब वामफ्रंट की सरकार आई तो 1992 में जब पश्चिम दिनाजपुर, हम लोग पहले पश्चिम दिनाजपुर में थे, पश्चिम दिनाजपुर को अलग किया गया दक्षिण दिनाजपुर और उत्तर दिनाजपुर। बालूरघाट चला गया दक्षिण दिनाजपुर, हम लोग हो गए उत्तर दिनाजपुर। ये हुआ 1992 में। उस वक्त एक हाईकोर्ट में एक केस दायर किया गया कि जब पश्चिम दिनाजपुर को अलग किया जा रहा है तो इस्लामपुर को एक जिला बनाया जाए। तो उस वक्त ज्योति बसु की सरकार थी। ज्योति बसु की सरकार में हाईकोर्ट में एक दस्तावेज दायर करके सरकार को बोलना पड़ा कि अभी हम लोग पश्चिम दिनाजपुर को तोड़ के 2 डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, दक्षिण दिनाजपुर और उत्तर दिनाजपुर, और उसका हेडक्वार्टर है रायगंज। तो अभी हमारे लिए सरकार के पास इतना रकम नहीं है कि हम एक और डिस्ट्रिक्ट इस्लामपुर अभी बनाएं, लेकिन इनका मांग सही है और इस पर सरकार बाद में कार्रवाई करेगी। ये बात हाईकोर्ट में कौन बोला है? पश्चिम बंगाल सरकार बोले। पहले विधान चंद्र राय बोले, बाद में ज्योति बसु भी बोले। मतलब इस्लामपुर जिला के मांग को कोई नकारा नहीं है। उसके बाद हाईकोर्ट एक राय दी, उस राय में हाईकोर्ट ये बोल रही है कि इस्लामपुर का जो डिस्ट्रिक्ट का मांग है ये मांग जायज है। ये कौन बोल रहा है? कलकत्ता हाईकोर्ट। कि इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट का जो राय है, ये राय मांग जो है ये जायज है और इस पर सरकार जो अपना बयान दी है उस जिम्मेदारी को पूरा करे। तो मतलब हाईकोर्ट भी मान रहा है कि हमारा मांग सही है। दो सरकार मान रही है, कांग्रेस की सरकार, वामफ्रंट की सरकार मानी है। और उसके बाद आप लोग को याद होगा, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, 2011 में जब ममता बनर्जी इस्लामपुर कोर्ट मैदान में एक सभा करने आई थी इलेक्शन का प्रचार में, तो उसके गला में जो कपड़ा था वो उर्दू में था। इसको लेके भी बहुत चर्चा हुआ था कि ममता बनर्जी के गला में उर्दू का ये लगा हुआ, इसमें लिखा हुआ था तृणमूल मामाटी मानुस लिखा हुआ था उर्दू। आज भी अगर वो वीडियो हो तो मिल जाएगा खोज के, उस उर्दू में था। और वो ये बात बोली थी कि इस्लामपुर बासी আপনারা হচ্ছেন উর্দু ভাষী, আপনাদের এখানে সবাই উর্দু ভাষাটা বলে, পড়াশোনা করেছে, কিন্তু সরকার আপনাদেরকে সেই সুবিধা দেয়নি। আমি যদি সরকারে আসি তাহলে আমি আপনাদেরকে उर्दू भाषा के सरकारी भाषा कर देव। ये बात बोला गया और उसके वोट भी ली, जीती भी, सरकार भी बन गई, लेकिन आज तक उर्दू का कोई काम नहीं है। अभी उल्टा सरकार, जब हम एमएलए थे 2012 में कानून लाया गया जिसका नाम था वेस्ट बंगाल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट। उसमें 6 जुबान को सरकारी जुबान का दर्जा देने का बात बोला गया। उसमें उर्दू, उड़िया, संथाली, पंजाबी, हिंदी और नेपाली ये रखा गया। उस वक्त सब मुसलमान खुश, रब्बानी साहब पूरा ढिंडोरा पिटने लगे गए। देखो ममता बनर्जी मोर सरकार उर्दू कर दी। आप लोग भी सोचे हाँ दे दिया, लेकिन उसमें एक कानून में एक क्लॉज था, उसमें बोला गया कि 10% से ज्यादा जहां पर है वहां पर उसको सरकारी दर्जा दिया जाएगा। तो अब उर्दू 10% कहां पर है? आपका ग्वालपोखर में है, तो ग्वालपोखर में आपको 10% के हिसाब से दर्जा मिल जाएगा। लेकिन आप ग्वालपोखर से बाहर जब निकल के इस्लामपुर सब डिवीजन में जाइएगा, आप अगर 10% में नहीं आते हैं तो आपका दर्जा खत्म।
फिर आप डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो डिस्ट्रिक्ट में आप 10% नहीं है, आपका वहीं दर्जा खत्म हो गया, आप स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाए। अब क्या बोल रही है सरकार कि WBSS में 300 नंबर कंपलसरी कर दिया गया कि बंगला पढ़ने वाला ही जो है बंगला पास करना ही होगा। तो अब भाई हमारा जो बच्चा है उर्दू मीडियम का बच्चा, हिंदी मीडियम का बच्चा, वो बंगला पढ़ा ही नहीं तो वो कभी ऑफिसर बन ही नहीं पाएगा, वो कभी वीडियो नहीं बन सकता है, कभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन नहीं पाएगा। इस पर हमारा रब्बानी साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? आपको वोट चाहिए उर्दू के नाम पर। 82% यहाँ पर आपका उर्दू भाषी है, अकलियत के लोग हैं। आज उनके साथ नाइंसाफी है कि यहाँ का बच्चा वीडियो नहीं बन सकता, SDO नहीं बन सकता, कोई भी एग्जीक्यूटिव रैंक का एग्जाम नहीं दे सकता, उसमें शामिल नहीं हो सकता, उसका दरवाजा बंद कर दिया गया। रब्बानी साहब कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? रब्बानी साहब से सवाल कीजिए। मैं हमारे मीडिया भाई से यहाँ बैठे, मैं उनके जरिए रब्बानी साहब से सवाल करता हूँ कि बतौर आप बंगाल सरकार के मंत्री और माइनॉरिटी मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आपने माइनॉरिटी के हक में आपसे एक आवाज नहीं उठा पा रहे हैं आप? ये 300 नंबर कंपलसरी करके जो हमारे इलाके के नौजवानों को, पढ़े लिखे काबिल नौजवानों को सरकारी अच्छे ओहदे पे पहुंचने पर जो रोक लगा दिया गया, उसके खिलाफ आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये सवाल नहीं है। तो इसीलिए कहता हूं, अगर इन सब चीजों से आपको लड़ना है ना, तो आपको रोजगार चाहिए, आपको नौकरी चाहिए।